यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। नई शिक्षा नीति पर हमने पीछे 8 से 10 लेक्चर दिए थे, 15-15 मिनट के। उन सारे लेक्चर्स में मैंने नई शिक्षा नीति से किस प्रकार से इस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जड़ से कम्युनिस्ट मॉडल को फेंकने का चाल चली या फेंकने के लिए ये नई पॉलिसी आई और भारत को कैसे वैभवशाली भारत बनाया जाए, पुनः वैभव की तरफ ले जाया जाए, उसके लिए भारत सरकार ने पूरा प्रयास किया। मॉडल जो उन्होंने दिए वो इकोनॉमिक मॉडल हैं, मॉडल जो उन्होंने दिए वो मैकेनिकल मॉडल हैं, मॉडल जो उन्होंने दिए वो टेक्निकल मॉडल है। यानी कि जो ट्रेडिशनल शिक्षा भारत में होती थी कि कॉलेज कहीं और, स्कूल कहीं और, ट्रेनिंग कहीं कब, तो वो सारा मिक्स करके उन्होंने कहा कि स्कूल पर बर्डन नहीं होना चाहिए, किताबों पर शिक्षा कम और प्रैक्टिकल शिक्षा ज़्यादा होनी चाहिए, किताबी बोझ कम से कम होना चाहिए, मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री होनी चाहिए। विदेशी यूनिवर्सिटियां भी भारत में इनवाइट की गई और विदेशी यूनिवर्सिटियों को भारत का सिलेबस भारत के हिसाब से पढ़ाने के लिए वो अपने कैंपस बना सकते हैं, हम उनको देंगे। ऐसा सब कुछ चल रहा था। इसके बाद जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने दिया था, उस लेक्चर में हमने कहा था इसके साथ कुछ चैलेंज भी हैं, जो चैलेंज सामने आना शुरू हो गए। चैलेंजेस क्या हैं? वो चैलेंजेस ये थे कि जो एजुकेशन है वो समवर्ती सूची में आती है। समवर्ती सूची हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, यानी कि स्टेट के पास भी अधिकार है और सेंट्रल के पास भी अधिकार है। इसलिए सेंट्रल अपनी यूनिवर्सिटियां सेंट्रल यूनिवर्सिटियां बनाती है और स्टेट अपनी यूनिवर्सिटियां स्टेट यूनिवर्सिटीज बनाती है। सेंट्रल अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां उससे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटियां बनाती है, स्टेट भी बनाती है। इस तरह से ये मॉडल चलता है। तो केंद्रीय शिक्षा अलग चलती है, केंद्रीय विद्यालय अलग चलते हैं, स्टेट के विद्यालय अलग चलते हैं और स्टेट का सिलेबस अलग होता है, स्टेट की किताबें अलग होती हैं। अभी केंद्र ने एक नेशनल बोर्ड बनाने के लिए इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लाए कि एक नेशनल बोर्ड बनाया जाएगा जो तय करेगा कि सिलेबस क्या होगा और पूरे देश में एक सा सिलेबस चलेगा। ऐसा ना हो कि स्टेट से पढ़कर आया और केंद्र की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया, दोनों का सिलेबस अलग अलग था, दोनों के बीच में एक अजीब प्रकार का गैप आ गया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हम एक देश हैं, वन नेशन वन एजुकेशन वन पॉलिसी होनी चाहिए। जो हमको 1947 में कर लेना था वो अब हम करने का प्रयास कर रहे हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी बदलने के लिए हम अग्रसर हुए और हमने एजुकेशन पॉलिसी को पूर्ण रूप से बदलने की कोशिश की। हालांकि लोगों के प्रश्न बहुत हैं, अभी एजुकेशनल रेगुलेशन नहीं आया है। पॉलिसी और रेगुलेशन में थोड़ा फर्क होता है, हम सबको पता होना चाहिए। बहुत सारे जब मैंने वो लेक्चर्स पब्लिश किए थे तो बहुत सारे लोगों ने उस पर कुछ कमेंट्स किए हैं। वो टीम ने मुझे बताए कि लोग लगातार उस पर ये पूछ रहे हैं कि कैसे ये स्टेट के साथ कम्युनिकेट होगा, कैसे ये बनेगा, कैसे ये चलेगा, इस पॉलिसी में क्या होगा। बहुत सारे प्रश्नों पर, बहुत सारे चीज़ों पर उन्होंने प्रश्न किए थे। लेकिन उस पर मैंने कहा भी था कि चूंकि वो दोनों के ऐसा है, इसलिए इस पर नए बोर्ड्स बैठेंगे, नई कमेटियां बैठेंगी। तो अभी मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी जब भी बनती है तो पॉलिसी एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है कि हम ये करेंगे। उसमें थोड़ा बहुत हम बताते भी हैं कि कैसे करेंगे, क्या हमारी विचार हैं और उसको कैसे लेकर आएंगे। फिर सरकार ने उसमें कहा था कि 2025 तक, यानी कि अगले 5 साल में हम उसको जमीन पर उतारेंगे। धीरे धीरे करके हम चेंज करेंगे। एक साथ ऐसा नहीं है कि कल वाले चले जाओ और आज से नए आ जाओ। हम धीरे धीरे जो जिस स्टेटस पर होगा, क्योंकि वो पॉलिसी जो हमने बनाई थी वो 5+3+3+4 थी, तो वो उस पॉलिसी पर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो जो जिस लेवल पर होगा उसके नए लेवल पर जब हम जाएंगे तो नए सिलेबस के अनुसार पड़ेगा और अगर पुराने लेवल पर है तो वो उसी पर रहेगा। ऐसा हमने उसमें विचार किया। लेकिन वो एक पॉलिसी वर्क था। पॉलिसी वर्क का मतलब होता है फ्रेमवर्क। अभी उसका रेगुलेशन आना बाकी है, कैसे होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस बुक्स कौन लिखेगा, बुक्स में क्या लिखा जाएगा, हिस्ट्री कैसे लिखी जाएगी, ज्योग्राफी कैसे लिखी जाएगी, उस पर तमाम तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटियां बननी शुरू होंगी, राइटिंग कमेटियां बननी शुरू होंगी, एजुकेशनल कमेटियां बननी शुरू होंगी। उन कमेटियों में कौन बैठेगा, कैसे उनका चयन होगा, कौन किताबें लिखेगा, क्या सिलेबस होगा, उस सिलेबस में क्या लिखेगा, उन सब पर अभी विचार करना बाकी है। वो अभी हम एजुकेशनल रेगुलेशन लेकर आएंगे। उस रेगुलेशन को लाने के बाद हम उसको जमीन पर उतारेंगे।
इसलिए अभी लोगों को बहुत प्रश्न करना ठीक नहीं है, सिर्फ इतना देखना चाहिए कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या करना चाहती है। देश में एक एजुकेशन, वन नेशन, वन एजुकेशन, वन सिटीजन और वन पॉलिसी जो लानी हमको चाहिए वो अब हम लेकर आए हैं, बस इतना ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्टेटों की अपनी समस्याएं हैं, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज बनेंगी, लेकिन केंद्र ने कह दिया है कि केंद्र जो है वो एक बोर्ड बनाएगा, वो बोर्ड के साथ सभी का कम्युनिकेशन होगा। जैसे नीति आयोग है वो सबके साथ कम्युनिकेट करके एक नेशनल पॉलिसी बनाएगा और वो पॉलिसी के तहत सभी यूनिवर्सिटियां अपने सिलेबस उसी के अनुसार तय करेंगी। लेकिन उसमें स्टेटों को कुछ रिलैक्सेशन दिया जाने वाला है, और स्टेटों को रिलैक्सेशन ये दिया जाने वाला है कि जैसे इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो इतिहास एक नेशनल इतिहास है, स्टेट का इतिहास आप अपना एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं। उसमें आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, एक नेशनल ज्योग्राफी है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है, आप अपने स्टेट की ज्योग्राफी पर भी कंसंट्रेट करिए। आप अपने स्टेट की जो माइनिंग सेक्टर्स हैं, जो और दूसरे संभावित सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स पर कंसंट्रेट करिए। लोकल लैंग्वेज की बात ऑलरेडी हम इस पॉलिसी में कह चुके हैं कि जो लोकल लैंग्वेज होगी, छोटे बच्चे को 11 वर्ष की आयु तक कम से कम उसको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाइए, या 8 वर्ष की आयु तक कम से कम उसको लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाना है। इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट होगा, बाकी लोकल लैंग्वेज में उसको पढ़ाकर। ये विश्व के तमाम बड़ी जो कमेटियां बैठी हैं उनकी भी रिकमेंडेशन है कि लोकल लैंग्वेज जो घर में बोली जाती है उस लैंग्वेज में बच्चे को अगर पढ़ाते हैं तो उसका मस्तिष्क तैयार होता है और वो आसानी से चीजों को समझने के लिए एलिजिबल होता है। इसलिए मस्तिष्क फ्रस्ट्रेट ना हो और वो इंग्लिश या दूसरी भाषा के चक्कर में दिमाग में क्या हिंदी ही हम कहने लगेंगे, नहीं सबको हिंदी पढ़ानी है, तो ऐसा ना हो कि किसी दूसरी भाषा को जो उसको अंडरस्टैंडेबल ना हो उस भाषा को पढ़ाने के लिए हम उस पर दबाव बनाएं और वो दबाव के चक्कर में वो बर्तन ही ब्रेक हो जाए या कमजोर हो जाए, जिसमें हम वो प्रिपेयर्ड मटेरियल रखने वाले हैं। इसलिए मस्तिष्क को कमजोर करने वाली पॉलिसी नहीं बनानी। पश्चिम बंगाल ने इसमें जो कहा, पश्चिम बंगाल ने या तमिलनाडु ने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया हम इसको लागू नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल ने थोड़ा टेक्निकल तरीके से किया क्योंकि वहां पर जो गवर्नर बैठे हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बैठे हुए हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए हैं, एक ग्रेट पॉलिटिशियन वहां पर बैठे हुए हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से जानने वाले माननीय जगदीप जी धनखड़ वहां बैठे हुए हैं। इसलिए उनको धता बताना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने एक कमेटी बिठा दी और कमेटी बिठाकर कहा कि भाई इसको रिव्यू करिए। हम जानते थे कि कौन कौन कमेटियां बिठाएगा, दिल्ली ने भी एक कमेटी बिठा दी, इसको रिव्यू करिए। रिव्यू करके जो उनके एक सदस्य का कल स्टेटमेंट आया, हालांकि उसका नाम डिस्क्लोज उस न्यूज़पेपर ने नहीं किया, एक स्टेटमेंट आया कि भाई नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे स्टेट में लागू नहीं की जा सकती इनिशियली। इसका मतलब ये होगा कि कमीशन बैठने से पहले, अभी तो पॉलिसी डिक्लेयर हुई, पॉलिसी पर अभी तो किसी प्रकार का रेगुलेशन भी नहीं आ पाया एजुकेशन का। रेगुलेशन आने से पहले ही कमेटी बैठ गई और कमेटी कह रही है कि हम केंद्र की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको यहां लागू पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि आपने देश के साथ चलने की प्रवृत्ति नहीं रही, आपको देश का विरोधी करना है। कारण उसका यह भी रहा होगा क्योंकि जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसने कम्युनिस्ट मॉडल की जड़ पर वार किया है। कन्हैया कुमार और उनके ब्रांड जैसे लोग जो एमफिल के चक्कर में पड़े रहते थे, जमाने में सारा खेल करते थे और पॉलिटिक्स करते घूमते थे, वो सिलेबस ही खत्म कर दिया। यूनिवर्सिटी में प्योर पढ़ाई के नाम से पढ़े रहते थे, वो खत्म कर दिया। आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ने के नाम से रहना, उसके साथ साथ फील्ड में भी काम करना है। आपके पास टाइम ही नहीं होगा जो इस तरह के पॉलिटिकल चीजें एंटी नेशनल सोच सको। तो कम्युनिस्ट मॉडल को चूंकि भंग किया है और ममता बनर्जी ने तो कम्युनिस्टों के सक्सेसर के रूप में वहां पर जन्म लिया है। तो कम्युनिस्टों के सक्सेसर के रूप में चूंकि जन्म लिया है और वो कम्युनिस्ट फिलॉसफी को अडॉप्ट करने वाली है, पूरा कम्युनिस्ट कैडर को वो ले गई हैं, इसलिए उनको तो दर्द होना स्वाभाविक था और उनको सबसे ज्यादा पेट में दर्द होना संसार ये जग विदित है। इसलिए वो अब नए कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी में हैं। अब देखना यह पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर माननीय जगदीप जी धनखड़ के पास जब ये लेकर जाएंगे और कहेंगे हम नहीं मानते, तो क्या होने वाला है। अब हमको देखना पड़ेगा कि बंगाल को भारत का सिरमौर बनाना है या बंगाल को पाकिस्तान और बांग्लादेश का सरपरस्त बनाना है, यह सब सोचना पड़ेगा। क्योंकि इस एजुकेशन पॉलिसी से जो इस्लामिक मॉडल है मौलाना आजाद का और ये जो कम्युनिस्ट मॉडल है माओ का,
या दुनिया भर के माओवादी यहाँ पर रहते या ये कम्युनिस्ट रहते हैं, उनके मॉडल्स को भंग करके नए मॉडल को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ममता का ऐसा बोलना या केजरीवाल का ऐसा सोचना या तमिलनाडु में ऐसा बोलना, केरला में ऐसा बोलना, ये स्वाभाविक है। ये देश को और उन प्रांतों को, उन प्रदेशों के लोगों को सोचना होगा कि वो देश के साथ चलना चाहते हैं या फिर वो कम्युनिस्टों के साथ और इस्लामिक चरमपंथ के साथ चलना चाहते हैं। इसलिए अगले चुनावों में इन सभी स्टेटों को ये सोचना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।